हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। मैं डॉक्टर रतन प्रिया, ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन है। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वैसे तो 10 अक्टूबर को अनाउंस्ड है जो प्रीलिम का डेट है, लेकिन हम आज बात करेंगे कि जो फर्स्ट टाइमर हैं वो क्या करें, और जो ऑलरेडी पहले से यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं बट प्रीलिम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या मतलब एटलीस्ट ध्यान रखने की ज़रूरत है जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले तो जो फर्स्ट टाइमर हैं और ऑलरेडी मतलब सोच रहे हैं कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो ध्यान रखना है कि जितना भी आप जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, जो भी अटेम्प्ट जिस ईयर का देना चाहते हो, कम से कम 1 साल के पहले से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें या 1.5 साल के पहले से। उसके अलावा सिलेबस को अच्छे से जानें, क्योंकि सिलेबस एक तरह से गाइडेंस देता है। वैसे तो यूपीएससी बहुत कुछ पूछता है, इसका रेंज ऑफ सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो जो सिलेबस दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं 80% डिफाइंड करता है कि यहीं से पूछा जाएगा। और वहाँ अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है तो यूपीएससी का प्रीलिम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा, एनसीईआरटी एक फाउंडेशन का काम करता है, तो कोशिश करें कि 6 to 12 जो एनसीईआरटीज़ हैं उसको पढ़ डालें, और रादर देन किसी का नोट्स एनसीईआरटी का पढ़ने से अच्छा है कि ओरिजिनल जो एनसीईआरटी की बुक है वो खुद पढ़ें और उसमें से खुद ही जो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ से जानें। दूसरा है कि ऑप्शनल का जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम के पहले एक बार हो जाना चाहिए, और कम से कम 2.5 महीने प्रीलिम के पहले जो स्पेशली 6-7 महीना पहले क्या करना है कि ऑप्शनल का एक बार पूरी तरह या तो आप पढ़ के नोट्स बना लें, या ऑलरेडी अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं या आपको किसी और का नोट्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका ऑप्शनल है उसका मार्केट से नोट्स लेके या टेक्स्ट बुक लेके आप एटलीस्ट 1 राउंड ऑप्शनल को पढ़ पाएँ, जिससे कि जब मेंस के टाइम आप लिख रहे होंगे ऑप्शनल, तो उस टाइम सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा और आंसर की प्रैक्टिस करनी होगी। पहली बार कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना होगा। दूसरा, जब भी आप प्रिपरेशन करें तो प्रीलिम और मेंस को साथ साथ पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम का जो सिलेबस है वो 1 लाइनर में डिफाइंड है, लेकिन मेंस का सिलेबस कहीं ना कहीं ज़्यादा डिटेल्ड गाइडेंस देता है, इवन प्रीलिम के भी रिगार्डिंग, स्पेशली पेपर 1, 2 और 3 ये प्रीलिम में भी हेल्प करता है। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरा नेक्स्ट जो है कि किसी भी टाइम जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ध्यान रखना है कि सेम पोर्शन के लिए या सेम सिलेबस के टॉपिक के लिए आपको डबल एफर्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत के अलावा आपको पॉलिटी के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और कोचिंग के नोट्स या बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें एडिशन जो होगा वो करेंट अफेयर्स का होगा। तो और बेहतर है कि लक्ष्मीकांत को ही बार बार पढ़ना, क्योंकि जितनी बार भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसमें से कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप नोटिस करते हैं। तो इसीलिए सेम सिलेबस को या सेम सेक्शन ऑफ टॉपिक को एक ही सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत है, रादर देन मल्टीपल सोर्स से। दूसरा, आजकल इंटरनेट का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जैसे कि अगर कोई टॉपिक है तो आप उसके लिए टेक्स्ट बुक नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इंटरनेट एक इजी मीन्स बन गया है कि उस टॉपिक को या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें या गूगल पे सर्च कर लें, और तुरंत आपको 4 से 5 पॉइंट चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके, वो टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। तो आप बुक रिफ़र करने से अच्छा है अगर कोई टॉपिक जैसे स्टैंडर्ड बुक में नहीं अवेलेबल है तो बेहतर है उसको गूगल कर लेना, और उसके रिगार्डिंग वो आप अपना नोट्स 1 पेज में या आधे पेज में तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड बुक को रिफ़र करना। जैसे बहुत लोग कोचिंग करते हैं तो कोचिंग का नोट्स रिफ़र करते हैं, कोचिंग का ही बुक या बुकलेट रिफ़र करते हैं। वो इतना मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इनसफिशिएंट है या
गलत है कोचिंग करना, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वो रेफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है वो एक तरह से ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि वो सिलेबस के मोस्ट ऑफ द पार्ट को एड्रेस करता है, और जो 10 to 20% पार्ट है वो जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने से प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर आप कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तब भी आप स्टैंडर्ड बुक को रिफ़र करें, और इसके लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे जिससे कि आप मैच कर पाएंगे कि कौन सा बुक आपके पास अवेलेबल है या कौन सी बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करना, स्पेशली एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि यूपीएससी का इतना वास्ट सिलेबस है और किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना इतने लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ओनली पॉसिबल तब होता है जब आप रिवीजन करेंगे बार बार, और सेम चीज़ को प्रैक्टिस करना, चाहे वो प्रीलिम हो या मेंस हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बहुत ही ज़रूरी है, और रिवीजन फिर से, यानी कि इन्हीं दो चीज़ों का रिवीजन करना, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो ध्यान रखना है कि ये लास्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि जो सिलेबस क्या है, क्योंकि यूजुअली हम सिलेबस प्रीलिम का नेग्लेक्ट हो जाता है। तो सिलेबस मैं एक बार रीड कर देती हूँ। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एसेट्रा, economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. General issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये इस तरह का बात लिखा गया है कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। और नेक्स्ट जो है जनरल साइंस। तो आगे हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम की ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो पहले तो पेपर 2 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि ओनली 33% मार्क्स लाने हैं और इसलिए पेपर 2 को लोग लाइटली लेने लगते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चंस में आपके 27 क्वेश्चंस ही सही होने चाहिए। और सभी लोग सोच लेते हैं कि ये बहुत ईजी है, बट लास्ट 3 to 4 ईयर्स के जो क्वेश्चंस यूपीएससी बना रहा है सीसेट के, उसमें काफ़ी अच्छे जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए चाहे वो साइंस का बैकग्राउंड के लोग हों, चाहे नॉन साइंस या आर्ट्स के बैकग्राउंड के लोग हों, सीसेट को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अगर वो पेपर बनाया गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तो उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए उसकी कम से कम तैयारी करें। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई द सीसेट। और ये बहुत एग्जाम्पल मतलब मैंने भी देखा है और आपने सुना होगा कि जीएस में नंबर आ रहे हैं बट सीसेट में नहीं आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम नेग्लेक्ट करते हैं सीसेट को जब भी जीएस का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जीएस को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देते हैं और पता चलता है कि सीसेट नेग्लेक्ट हो जाता है और क्वालिफाई नहीं होता है। तो क्या करना है, जैसे जो मैं करती हूँ और मुझे लगता है ये सबको अगर ना अप्लीकेबल हो तो कम से कम मिनिमम आपको ये सीसेट के लिए करना चाहिए। और इससे एक आपके पास एक क्वालिफाइड जो नंबर है, जो 27 मार्क्स क्रॉस करने वाला जो नंबर है वो आई होप मिल जाएगा। और इसके एडिशन आप कुछ करना चाहें तो भी मैं बताऊंगी कि क्या और आप कर सकते हैं। तो पहला तो जो प्रीवियस ईयर सीसेट क्वेश्चंस हैं वो 2011 से अवेलेबल हैं, और जब 2011 से आप उठा के करें, ना कि रिवर्स मोड में जाएं कि 2019 से या 20, 19, 18 ऐसे ना जाके आप 2011 से 2020 तक का जब सीसेट का पेपर देखेंगे तो आपको एक प्रोग्रेशन दिखेगा कि कैसे टफनेस सीसेट के पेपर में आते गए हैं। तो वो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेन भी उस तरह से टफ क्वेश्चंस के लिए ट्रेन होता चला जाएगा। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीसेट का तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। मैथ के कुछ पोर्शन अगर वीक है तो उसको आप यूट्यूब पे जस्ट देख लें, या कोई रीजनिंग का सेक्शन वीक है तो उसको आप यूट्यूब पे देख लें कि जो मेमोराइजेशन का
कुछ टिप्स दिए होते हैं या कोई शॉर्ट ट्रिक्स है, तो वो कहीं ना कहीं हैंडी होगा सॉल्व करने के लिए। और प्रैक्टिस जो कॉम्प्रिहेंशन का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का जो स्टैंडर्ड यूपीएससी देता है वो कोई भी कोचिंग प्रोवाइड नहीं कराता किसी भी सीसेट के पेपर में, ये बात ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन भी करें, भले 2 बार यूपीएससी के पेपर करें सीसेट के, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूपीएससी का है वो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और कर सकते हैं तो 2 से 3 किसी भी कोचिंग का सीसेट का पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से, अगर आपका ज़्यादा सीसेट वीक है तो आप 2-3 टेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि सीसेट को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप अपना टाइम कम से कम डिवाइड कर लें। 2 आवर आपको मिले होते हैं, तो 1 आवर एंड जो 50 मिनट है उसको, मेरा मानना है, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं टाइम को, या जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है कि 1 आवर 15 मिनट जो है वो आप मैथ और रीजनिंग सेक्शन को दीजिए। क्योंकि अगर 40 या 35 क्वेश्चंस में से आप 25 या 30 भी करेक्टली अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ 2 या 3 गलत होने ही है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है तो सीसेट में भी कितनी भी श्योरिटी हो फिर भी गलत हो जाता है। तो अगर आप 30 अटेम्प्ट करते हैं और 3 गलत होते हैं तो आप कम से कम 27, या 5 गलत होते हैं तो 25 आपके करेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जब ये 25 आपके हाथ में ऑलरेडी करेक्ट क्वेश्चन होंगे 1 आवर 15 मिनट में, तो आपका जो बचा हुआ 45 मिनट है उसमें क्या करना है, उस 45 मिनट में कोशिश करना है कि कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है, जो भी आपको लग रहा है कि ये इजीली अटेम्प्टेबल है, उसमें मैक्सिमम पैसेज आप करें, क्योंकि पैसेज में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू रीजनिंग और मैथ। तो यहाँ पे अगर आप 50-50 या 70-30 इस तरह के रेशियो में करेक्ट और इनकरेक्ट करते हैं तो आप एक तरह से कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं कि आप सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। तो ध्यान रखना है कि इस तरह का मतलब प्लान्ड टाइम डिवीजन करें सीसेट के डिफरेंट पोर्शन के लिए। ये टाइमिंग जो है वो वेरी कर सकता है आपके लिए। मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि इट विल गिव यू एन आइडिया, स्पेशली दोज people who have not been qualified in CSET in previous attempts। इसके अलावा जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 आवर मिला होता है और लोगों को लगता है कि 27 क्वेश्चंस करने हैं और 27 में हमारा क्वालिफाई हो जाता है, बट बाद में पता चलता है कि उसमें माइनस मार्किंग भी निकल गया। तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 27 क्वेश्चंस हमें अगर मैंने करेक्ट करना है तो 27 ही अटेम्प्ट करना है। कोशिश आप करें कि जो अटेम्प्ट क्वेश्चन का करें वो 40s या 50s में करें अपने अपने टाइम के हिसाब से, जिससे कि अगर कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो वो माइनस करने के बाद भी आप 27 करेक्ट पाते हैं। तो जैसी आपकी एक्यूरेसी होगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 40 ही करें, आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी है तो आप 50 के लिए जा सकते हैं, जिससे कि माइनस मार्किंग का इम्पैक्ट आपके क्वालिफाइड जो मार्क है उस पर नहीं पड़ेगा। तो पहले से जब आप ये सीसेट वाला पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो 2 आवर डिवोटेड होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ गिव होल 2 आवर सॉल्विंग दोज पेपर्स, क्योंकि अगर वो 2 आवर दिया गया है तो उसको आप इस तरह निगलेक्ट करके, मान लीजिए अगर लाइटली ले लिए और क्वेश्चंस आपको माइनस मार्किंग आ गए, तो वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट करता है। क्योंकि ये इसमें क्या है कि एक बार आप सीसेट नहीं क्वालिफाई किए तो आपका 1 ईयर का एफर्ट तो जाएगा ही जाएगा, एक वैल्यूएबल अटेम्प्ट चला जाएगा, और फिर अगले साल तक आपको उसी मोमेंटम में तैयारी करना पड़ेगा, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आई हैव बीन इन दिस प्रोसेस। तो ध्यान रखना है कि एटलीस्ट इस तरह का स्ट्रैटेजी लेके सीसेट को लाइटली नहीं लेना है। 2 आवर रिस्पेक्टफुली devote all those 2 hours in practicing this paper and even in exam hall। अब ये है कि एग्ज़ाम हॉल में वही क्वेश्चंस करें जो सीसेट में स्पेशली जो आपके श्योर हों या आप 50-50 डाउटफुल में हों, स्पेशली पैसेज में ये बहुत सारा केस होता है।
तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर कुछ ऐसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आप 5 to 10 मिनट्स लग रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, उसे नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसी 10 मिनट्स में आप बाकी के 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी इस तरह की होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, या जब भी आप ये सीसेट का पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। अभी तो ये सीसेट का पेपर है, ये पेपर 2 होता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लास्ट 3 ईयर से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 1 का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो पहले तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक नहीं रिफ़र करते हैं। वो प्रीलिम में, एक तो फर्स्ट टाइमर के लिए तो बहुत इजी है कि पहले ही स्टैंडर्ड बुक रिफ़र करें, लेकिन जो पहले से अटेम्प्ट्स दे रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि पहले स्टैंडर्ड बुक ज़रूर रिफ़र करें, क्योंकि बहुत सारे टाइम में हम क्या करते हैं कि कोचिंग के नोट्स और इधर के नोट्स उधर के नोट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हम नहीं रिफ़र करते। मैं एक बार लिस्ट जस्ट रीड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आप मैच करा पाएंगे जो पहले से प्रिपेयर करें कि आपके पास कौन सा स्टैंडर्ड बुक है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो आप बाई करें। दूसरा, न्यूज़पेपर को हमें नहीं निगलेक्ट करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको नेगलेक्ट करना, कहीं ना कहीं आप 25% वेटेज जो है यूपीएससी में उसको ख़त्म कर रहे हैं। और मैं पहले अभी सिलेबस में आपको वापस जाके दिखाती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर का या न्यूज़ का। देखिए, प्रीलिम के पहले ही लाइन में लिखा हुआ है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पहला ही लाइन का सिलेबस है, और हम बहुत टाइम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें एक थॉट प्रोसेस के थ्रू इस करंट अफेयर्स को समझना होगा, और उसके लिए क्या करना है, डेली आप तो न्यूज़पेपर आप रिफ़र करें, 1 घंटे लगेगा, सारा हेडलाइन पढ़ लें, और 2 या 1 ही एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट होता है। और हर दिन अगर आप न्यूज़पेपर सीरियसली अगर फॉलो करते हैं तो उसमें 1 से 2 ही न्यूज़ या ऐसे स्कीम या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कम से कम आप उसे ट्रैक करें। अगर आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर से नहीं ट्रैक कर पाते हैं तो कम से कम वो करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, किसी भी चैनल में आप रेफ़र कर सकते हैं। या हमने वो इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी करंट के इवेंट हो रहे हैं, तो जो भी प्रीलिम में प्रोबेबली पूछा जा सकता है, वो हम 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन आप किसी और भी अगर चैनल में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि आज का क्या न्यूज़ था वो आप जल्दी से रेफ़र कर लें, या आज का क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था तो वो आप रेफ़र कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो थ्रू आउट ईयर जो भी प्रोग्रेस है, चाहे वो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, वो आपके माइंड में रहेगा। इसके साथ साथ कम से कम एक मंथली मैगज़ीन रिफ़र करें, क्योंकि मंथली मैगज़ीन जो है वो काफ़ी रिसर्च्ड आइटम होता है। और मैं जो है विज़न आईएएस रिफ़र करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है इनसाइट जो इंडिया है वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट देता है। तो आप विज़न आईएएस या इनसाइट इंडिया का मैगज़ीन रिफ़र कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो दृष्टि का मंथली मैगज़ीन रिफ़र कर सकते हैं। और ये जो मंथली मैगज़ीन है क्यों इम्पोर्टेंट है ये प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ, क्योंकि जो वो करेंट अफेयर्स बनाते हैं वो प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि मेंस और प्री का जो इंटीग्रेटेड स्टडी करना चाहिए, तो ये मंथली मैगज़ीन और हमारा जो करेंट अफेयर्स है वो पूरी तरह मंथली मैगज़ीन से कवर हो जाएगा। और इसमें फ़ायदा क्या है कि आप एक बार मान लीजिए हाईलाइट करके प्री वाला रख दिए, तो जब प्री के लिए आप 1 साल बाद पढ़ेंगे तो आपको 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप डबल एफर्ट देंगे अगर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं तो आप जो डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल करेंट अफेयर्स में, वो आपको मंथली में मिलेंगे, ना कि 365 में मिलेंगे। इसीलिए मंथली मैगज़ीन को कोशिश करिए। जैसे अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो पिछले सितंबर तक या जैसे अगस्त तक ही पढ़ना होगा। सितंबर महीने में तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करें कि अगस्त से अगस्त तक का मैगज़ीन जो है 12 मंथ्स मिनिमम रिफ़र करें। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो 15 मंथ पहले से भी ये आप रिफ़र कर सकते हैं मंथली मैगज़ीन। और श्योरली इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं अगर आप एक बार थॉरली उसको पढ़े हों और उसको 2 बार रिवाइज़ किए हों।
मेन जो इशू आता है प्रीलिम के टाइम वो रिवीजन का आता है। तो रिवीजन यूजुअली ये 3 चीज़ों का, यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक है, जो ये तो मान लीजिए डेली का है, जो मंथली मैगजीन है। अब आपके पास 2 ही चीज़ें हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और मंथली मैगजीन पढ़ना है। इन्हीं दोनों को पहले कवर करिए, फिर इन्हीं दोनों को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए। ये आप 2 बार करेंगे या 3 बार करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपके कैपेसिटी टू मेमोराइज दिस थिंग। जैसे कि मान लीजिए जो जिनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, तो दे कैन गो फॉर रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग्स ट्वाइस। एंड अगर किसी की मेमोरी वीक है तो वो 3 बार रिवीजन के लिए जा सकते हैं, और ये पॉसिबल है। तो मैं बताती हूँ कि कैसे पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम जब आप रीड कर रहे होते हैं तो हर चीज़ आप हाईलाइट करके रखते हो, तो उसमें 2 तरह का आपका अप्रोच जो होना चाहिए, 2 तरह का हाईलाइट करके रखिए। जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है वो पेन से आप हाईलाइट करो, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे डिक्लेरेशन कोई है, स्कीम है जैसे कि कब आया, तो ये ईयर हो गया, और कोई नंबर हो गया, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। तो जो एक्सरसाइज है, जो नाम है, जो यूजुअली पॉपअप हो सकता है एग्जामिनेशन पेपर में, या कोई आर्टिकल है, या जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करिए। जो इजी है या अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, स्टेटमेंट है, उसको आप क्या कर सकते हैं, पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। तो जब अगली बार आप पढ़ेंगे तो पेन वाला हाईलाइट पढ़ें और एकदम हाईलाइटर वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ें। फिर जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और आपके पास टाइम कम रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं वही बस पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा सिलेबस आप इवन 1 महीने में भी रिवाइज कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि कैसे, मतलब और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है कि जो लोग प्रीलिम अटेम्प्ट करने वाले हैं इस बार, जैसे किसी ने बोला कि प्रीलिम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ये तो जो मैंने अभी पहले बताया वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। बट प्रीलिम स्पेसिफिक जो मैं करती हूँ उसमें कि आप टेस्ट ज़रूर लगाएं। जैसे कि कम से कम 2 कोचिंग का टेस्ट मैं रिफ़र करती हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए यूनिफॉर्म हो, ये क्या कहते हैं कि 2 टेस्ट लगाना। मेन क्या पर्पज़ होना चाहिए टेस्ट में, पहला कि जब भी आप टेस्ट लगा रहे हैं तो एक प्रैक्टिस कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, और जो अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो क्या आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड को सीखना आप टेस्ट पेपर से ही सीख सकते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर से सीख सकते हैं। दूसरा जो है कि जैसे कि कोई बोलता है कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 70, 80, 90, 90 प्लस कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जब भी आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो स्ट्राइक रेट है या जिसको एक्यूरेसी जो रेट है वो कितनी अच्छी है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप कम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी है तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपना ये करें कि कैसे कितना मुझे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, क्योंकि ये वैरी करता है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये कह देना कि 90 करना या 80 करना, तो जब भी आप टेस्ट लगाएंगे तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, जब आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप जब किसी क्वेश्चन फॉर्म में गलती करते हैं तो वो आपको याद रहता है फ्यूचर में, तो इस तरह की गलती दोबारा रिपीट नहीं होती है, इसीलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को लगता है कि 2 कोचिंग का टेस्ट करना चाहिए तो अटेम्प्ट करिए, और उसी टेस्ट को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है कि मुझे एक ही टेस्ट करना चाहिए बट उसके रिवीजन पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही काम करता है। मैं जो 2 टेस्ट पेपर करना वो तो मेरा एक्सपीरियंस है, बट मैं जानती हूँ कि कुछ लोग कम ही टेस्ट पेपर करते हैं बट दे क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम। तो आप पहले से ध्यान रखिए कि आपको अगर एक ही टेस्ट करना है तो उसके रिवीजन पे फोकस करिए। अगर आपको 2 टेस्ट करना है तो कम से कम उसका एक बार रिवीजन करिए।
नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ इंक्लूड करना भूल गई थी कि जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम के टेस्ट पेपर हैं उसमें जब आप एक बार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यूपीएससी डायरेक्टली तो नहीं रिपीट करता, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है। जैसे कि मिडिल ईस्ट से क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट किया गया है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पोर्शन यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप करें, और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि कम से कम आप जो प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर हैं वो निकालें और उसको करें, और कम से कम वो जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट प्रीवियस ईयर के उस पर थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लें, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि जो मान लीजिए 2 साल 3 साल पहले कोई टॉपिक पूछा हुआ है तो उसका करेंट जो स्टेटस है या करेंट डेवलपमेंट है अगर सेम टॉपिक से रिलेटेड, तो वो प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि उससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी आपके लिए काम कर सकती है, और इसको यूज करिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा स्पेशली प्रीलिम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर कहीं ना कहीं गाइड करता है कि वो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। दूसरा, आपका जो अप्रोच है क्वेश्चन के लिए वो कैसा होना चाहिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताता है। और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि यूपीएससी क्यों ही इस टॉपिक को बार बार पूछ रहा है। तो आप ये चीज़ माइंड में रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखें। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें मेरा ऐसे सजेशन है, जैसे कि फॉलोइंग शॉर्ट नोट और गेट फ्रॉम एनी टेलीग्राम चैनल while reading current affairs magazine because last day it will help you in following ways। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि कुछ लिस्ट बना लेती हूँ, या आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे। अगर आप खुद नहीं बना पाते हैं तो वो क्या होते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन के काम आते हैं। तो वो लिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे आप तो या तो आप यूट्यूब में भी ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे लिस्ट जो न्यूज़ में होते हैं वो दिया होता है। तो आप लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको याद रहेंगी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आप मंथली मैगजीन से डिराइव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स स्पेशली, ये सारे जो मैं बताने जा रही हूँ ये सिर्फ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जब भी आप मैगजीन पढ़ें तो एक डायरी बना लें, उस डायरी में ये सारी चीज़ें कम से कम लिस्ट आउट करके रखें। जैसे लिस्ट ऑफ स्कीम्स व्हिच आर इन न्यूज। तो आजकल तो विजन बहुत अच्छा कर दिया है कि पीछे जो है जो स्कीम न्यूज़ में होता है उसके बारे में काफ़ी डिटेल रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वही जो पेजेस हैं आप ना दोबारा नोट बनाने के नहीं अगर बना रहे हैं तो वो पेजेस कंपाइल करके आप पूरा 12 महीने का जो न्यूज़ था, जो न्यूज़ में थे स्कीम, वो स्कीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो न्यूज़ में नहीं है, स्पेशली उस पर फोकस करें जो न्यूज़ में है। तो वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं 12 महीने में जो भी स्कीम्स न्यूज़ में रहे हैं। दूसरा मतलब ये तो समरी जो विज़न में है वो बहुत हेल्पफुल है। दूसरा कुछ चीज़ें छोटी छोटी स्कीम दी रहती हैं इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक डायरी के एक पेज में लिख सकते हैं कि ये स्कीम किसके लिए है, जस्ट उतना। तो आपको आइडिया रहेगा कि ये वाले स्कीम इसके लिए था और मैंने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। तो ईजिली आपको जब क्वेश्चंस में ऑप्शंस आएंगे तो वो एलिमिनेट करने में या आंसर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको कौन कौन से लिस्ट बनाने हैं, जैसे इंडेक्स। आजकल बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्स और ये सब, यूपीएससी तो खैर लास्ट ईयर ऐसा कुछ पूछा नहीं था, लेकिन 2-3 सालों में काफ़ी बार रिपोर्ट्स और इंडेक्स पूछ चुका है। तो वो एक तरह से प्रोबेबल टॉपिक है। तो आप क्या करें, लिस्ट ऑफ इंडेक्स बना लें और कौन देता है ये बना लें। कम से कम इस तरह का आपके पास एक लिस्ट होगा तो आप 2 पेज में सारे ही इंडेक्स और रिपोर्ट पढ़ लेंगे और याद करना आसान हो जाएगा। नेशनल पार्क जो न्यूज़ में है, तो आप क्या करें कि जब भी मंथली पढ़ रहे हैं तो नेशनल पार्क न्यूज़ में जो है वो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उसके डिटेल कि वहाँ कौन सी स्पेसीज सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसका IUCN स्टेटस क्या है,
ये भी आप ज़रूर जानें। नेक्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में है, रिवर्स जो न्यूज़ में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखेंगे काफ़ी हैं, तो सारे तो लिस्ट नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि नेशनल पार्क 104 हैं, तो आप एक तरह से सारे भी पढ़ सकते हैं। किसी भी यूट्यूब के वीडियो में जाके सारे एक बार नेशनल पार्क प्ले कर दिए और आपने रिवाइज हो जाना है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो अराउंड 18 या 20 के आसपास, 18 है, तो इसमें जो है आप आराम से पूरा का पूरा लिस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतने ज़्यादा हैं तो नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए जो न्यूज़ में है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट बना लें। कुछ कुछ स्पेसीज़ न्यूज़ में होते हैं, तो जब भी आप पढ़ रहे हैं कि ये स्पेसीज़ इज़ थ्रेटेंड या न्यू स्पेसीज़ मिला है, तो उनका IUCN स्टेटस क्या है वो जानें। अगर आप उसके बारे में डिटेल, स्पेसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन पढ़ लें, जिससे कि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो एलिमिनेट कर पाए। ट्राइब्स कौन सा न्यूज़ में था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा फेस्टिवल न्यूज़ में था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ग्लोबल ग्रुपिंग, जैसे कि अभी रिसेंटली G7 न्यूज़ में था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो स्टडी करना। इसी तरह WHO न्यूज़ में रहा है, WTO न्यूज़ में रहा है, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल ग्रुपिंग्स, जैसे क्वाड न्यूज़ में रहा है, इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ में रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें का लिस्ट कम से कम एक डायरी में आप बना लें। मिलिट्री एक्सरसाइज, कोई कल्चरल थिंग जैसे न्यूज़ में है, पेंटिंग, डांस और ये सब, तो इसका अब इसमें ये नहीं आपको बनाना है पूरा डिटेल लिखने बैठना है। इसमें क्या है कि जैसे आप जो न्यूज़ ये सारी लिस्टिंग है, अब इंडेक्स आपके 2 पेजेस में हो जाने हैं। नेशनल पार्क जो न्यूज़ में हार्डली 10 से 15 नेशनल पार्क न्यूज़ में होंगे, आपका 1 पेज में हो जाना है। तो कोशिश करिए कि ये जो जब नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होगा, और ये पूरे अगर 50 पेजेस में आप बना लेते हैं तो ये आप लास्ट के जो 2 दिन बचे हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं आराम से। और कभी भी बैठ के आप 2 दिन या 1 दिन में ही 50 पेजेस रिवाइज करना लास्ट फेज में जब प्रेशर काफ़ी होता है तो बहुत ही आसान काम है। इसके अलावा जब भी आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं और कोई भी प्लेस न्यूज़ में है तो एटलस में उसको मार्क करना ना भूलें, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो एटलस को देखना ना भूलें, क्योंकि एटलस से रिसेंट डेज में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है UPSC के द्वारा। तो किसी भी प्लेस को कहीं भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं, या चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या मैगज़ीन पढ़ते टाइम, तो उसको तुरंत एटलस में मार्क करें, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे आपके 2-3 क्वेश्चंस आराम से UPSC में सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एक और एडवाइस जैसे है कि जितना भी ये सारी चीज़ें जो लास्ट का जो मंथ है, कम से कम उसको आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे। और जो लास्ट मंथ आप रिवीजन के लिए जब रख रहे हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो 10 सितंबर के पहले सारा आपका जो सिलेबस है कम से कम एक बार फुल रिवीजन और एक बार इम्पॉर्टेंट जो रिवीजन है वो हो जाना चाहिए। तो जब लास्ट के सितंबर मंथ में आप क्या करेंगे कि ओनली 2 चीज़ें करेंगे। पहला, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, और दूसरा टेस्ट का रिवीजन करना, और तीसरा ओनली कुछ फुल टेस्ट ही लगाना। मतलब कि आप ज़्यादा टेस्ट लास्ट के महीने में मत रखिएगा, बेहतर है 4 से 5 टेस्ट ही लगाना। और उससे बेहतर होगा जब आप क्या करें कि जैसे 2021 का आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2020 और 2019 का जो UPSC का पेपर है उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि UPSC के अप्रोच से आप रिसेंट में जब एक्विटेड रहेंगे, तो जब अवेयरनेस रहेगी पेपर की, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको अनईजीनेस नहीं होगा कि किस तरह का पेपर आ गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो ये नहीं आपको सोचना पड़ेगा। लास्ट के महीने में यही 2-3 चीज़ें करनी है कि ये जो 50 पेज का नोट्स होगा वो लास्ट 2 दिन में रिवाइज करना है आपको। एटलस जो है लास्ट 2 दिन में या 3 दिन में कम से कम ज़रूर रिवाइज करें। और लास्ट महीना जो है वो सिर्फ रिवीजन के लिए दें। और अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट 365। जो मंथली मैगज़ीन है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है, आपका कुछ भी नहीं प्रीलिम के लिए करंट अफेयर्स रिगार्डिंग छूटेगा। तो आप ट्रस्ट रखें कि कोई भी अगर कोचिंग का मैगज़ीन मंथली पढ़ रहे हैं
तो उसको कम से कम मंथली 1 साल का पढ़ जाए और दोबारा से 365 ना पढ़े। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि लास्ट महीने सिर्फ आप रिवीजन करेंगे और आप स्टैटिक और जो करेंट अफेयर्स है उसको लास्ट महीने में थोड़ा इक्वल वेटेज दें, क्योंकि जो करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछता है वो तो पूछता ही पूछता है, जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में होते हैं उसका जो इनडायरेक्ट लिंक होता है स्टैटिक पोर्शन से वो भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो आप 100 में से अगर 25 डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है तो अनदर 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर रिलेटेड ही स्टैटिक पूछ रहा होता है यूपीएससी। तो लास्ट महीने में जब आप बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे कि मुझे स्टैटिक भी उतना ही ध्यान देना है, करंट अफेयर्स भी उतना ध्यान देना है, तो आप आराम से जो थर्ड मतलब ये क्या कहते हैं कि जो जब भी आपका क्वेश्चंस आएगा, चाहे वो अब जब इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक, तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे स्टैटिक में मैंने ये पढ़ा था। जब भी आप स्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको लिंक कर पाएंगे कि इसका ये करंट अफेयर्स था। तो इससे आपको जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एकदम जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आया, मतलब उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा, जब भी आप टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करें तो उस टेस्ट पेपर में कम से कम आप एलिमिनेशन मेथड का यूज ज़रूर करें, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस इतने टफ हैं और इतना पढ़ने के बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं जो शायद आपने सोचा ना हो या कहीं हम सब ने नहीं पढ़ा हो। तो वहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड जो है हेल्प करता है। तो आप यूट्यूब में पहले समझें कि क्या होता है एलिमिनेशन मेथड एंड कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। और बिना पेन के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। जैसे कि कभी नॉट करेक्ट पूछ दिया, कभी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट या वर्ड दे दिया, तो उसको ज़रूर हाईलाइट करें। ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। और जब टेस्ट पेपर ये सारी चीज़ें जैसे एलिमिनेशन मेथड है या कोई भी मेथड है जब आप क्वेश्चन करने का, तो आप ये सारे एक्सपेरिमेंट टेस्ट पेपर पे करें, ना कि जाके एग्ज़ाम में करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई अभी तो मैं जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रीलिम को लेके वो सारी मैंने यहाँ पे रख दी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ मैंने छोड़ दिया है या कुछ आपको, जैसे जो लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट दे रहे हैं और उन्हें कोई डाउट है या कोई पहली बार देना चाहता है उन्हें कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चंस डायरेक्टली लिख दें। जैसे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो एड्रेस कर पाऊंगी, क्योंकि जो डाउट्स होते हैं लोगों के अलग अलग होते हैं। प्रीलिम या मेंस के प्रिपरेशन में सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो आप ये क्वेश्चंस डाल दें, जिससे कि मैं जब उसका आंसर करूँ तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई क्वेरी हो या कुछ ऐसा सजेशन हो या तो वो कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप किस और क्या मतलब प्रीलिम में आपको परेशानी हो रही है, जिसे हम एड्रेस कर पाएँ इन फ्यूचर। थैंक यू।